Hello students, Namaskar, welcome to my YouTube channel Computer Science with Satish. In the modern era, we all are using computers, internet very much. So we must know about cyber ethics. What is cyber ethics? And we have to follow some rules for using internet. And I am discussing all those topics in this video. So please see the video till end. कंप्यूटर एथिक्स में हमें पढ़ना क्या है या हमें जानना क्या चाहिए। कंप्यूटर एथिक्स का मतलब क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग किया था, अभी सीडैक से एक ट्रेनिंग हुआ था एनएलआई गोवा से। उसमें हम लोगों को सीडैक ने कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो वो बहुत ब्रॉड वे में थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत छोटे से एक वीडियो में मैं आपको उसकी मूल बातें एक जस्ट आपको बता सकूं, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को याद रखें और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं। क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के एक भी काम होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास के तो सिलेबस में ही ये चीज़ें हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जनरल पीपल को भी, जो जिनका कोई सिलेबस नहीं है, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट में आप क्या चीज़ें करें और क्या चीज़ें ना करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि साइबर एथिक्स होता क्या है और इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए क्या है साइबर एथिक्स। एथिक्स क्या है? और सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। क्या है? ये एक मॉरल प्रिंसिपल है जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप को पता होना चाहिए, या उसको जो चलाता है उसे हम एथिक्स कहते हैं। और कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है? कंप्यूटर एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर यूज करते समय क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी तरह से आपका इंटरनेट एथिक्स है, यानी इंटरनेट को यूज करते समय क्या क्या यूज करना चाहिए। इंटरनेट एथिक्स मीन्स एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर यूजिंग इंटरनेट। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, रेस्पेक्ट द राइट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स ऑन इंटरनेट। एंड इधर क्या है? रेस्पेक्ट द राइट्स एंड प्रॉपर्टी। अब राइट्स एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है? हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी कभी हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम एक फेक आइडेंटिटी से एक इंटरनेट को यूज करें, जो कि आजकल बहुत ही फैशन में चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें नहीं करना है। एथिकल वैल्यूज, देखो, प्रिटेंडिंग वी मस्ट नॉट हाइड अवर आइडेंटिटी एंड फूल अदर्स। जो अभी हमने कहा, वी मस्ट नॉट हाइड अवर आइडेंटिटी, हमें अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट पे बिल्कुल नहीं छुपानी है दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लैंग्वेज, वी मस्ट नॉट यूज बैड और रूड लैंग्वेज। कभी भी आप चैट करते समय, चाहे व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, चाहे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अदर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी मस्ट नॉट यूज बैड और रूड लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है या क्या होता है ये? वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस व्हाइल डाउनलोडिंग एंड वी मस्ट नॉट यूज द कॉपीराइटेड मटेरियल। हमें कॉपीराइटेड मटेरियल, यानी जो किसी का कॉपीराइट है, जिसने उसको कॉपीराइट कराया हुआ है, उसके परमिशन के बिना हमें कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसा ही कहा जाता है, बहुत सीधे एग्जांपल्स में, आप मूवी डाउनलोड करते हैं तो कहा जाता है कि लीगल सोर्स से ही मूवी को डाउनलोड करना चाहिए। कभी भी पायरेटेड वर्जन यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहे आप विंडोज़ भी यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए। बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन आपको कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि ये गलत है और ये एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, तो आप एक गलत काम कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी में जब ये रहता है तो आपको पता रहता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एथिकल वैल्यूज का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इज नॉट अ फ्री वैल्यू फ्री जोन। मतलब एज वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट अ जस्ट वेब वेयर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, बट इट इज अ प्लेस वेयर वैल्यूज आर कंसीडर्ड इन अ ब्रॉड सेंस। तो वैल्यूज को बना के रखना है। वैल्यूज मतलब जो मॉरल वैल्यूज हैं आपकी, उसे भूलना नहीं है। सेंसिटिविटी, इट बिलोंग्स टू ऑल, देयर इज नो बैरियर ऑफ नेशनल एंड लोकल कल्चर्स। किसी के भी कल्चर को, चाहे वो नेशनल हो, चाहे लोकल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, कभी भी किसी सब कुछ को आपको ध्यान में रखना है। नेट ये नहीं कि आप सिर्फ ये जाने कि आप सिर्फ आप यूज कर रहे हैं, इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। हमेशा जो भी काम इंटरनेट पे करें, बहुत ही समझदारी के साथ आपको वो सारे काम करने हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या चीज़ नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ क्या हुआ, एक मिस्टर ए स्टेप्ड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर लैब विदाउट लॉगिंग ऑफ। एक मिस्टर ए थे, उन्होंने कंप्यूटर बिना लॉग ऑफ किए वो बाहर चले आए।
तो करना क्या चाहिए भाई, मिस्टर बी सिट्स ऑन मिस्टर ए कंप्यूटर, मिस्टर बी आए और वो मिस्टर ए के कंप्यूटर बैठ गए एंड स्टिल लॉग्ड इन एज मिस्टर ए, और मिस्टर ए बन के, जैसे फेसबुक की एग्जांपल ले लो, कोई किसी ने लॉग आउट नहीं किया, आप गए और वहां पे मिस्टर ए बन के चैट करने लगे, क्योंकि भाई खुला हुआ है तो आप चैट करेंगे तो लोगों को लगेगा भाई ये मिस्टर ए ही चैट कर रहे हैं, एंड सेंड फॉल्स ईमेल मैसेज टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पोस्ट सिमिलर मैसेज ऑन द क्लास न्यूज ग्रुप। कहीं भी, चाहे ईमेल का ही लॉगिन आप कहीं खुला हुआ मिल गया, कहीं फेसबुक खुला हुआ मिल गया, किसी का मोबाइल आपको मिल गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मिल गया तो आप फ्री में उसका यूज़ करने लगे, ठीक है। तो इन सब बातों का एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी भी देखिए यहाँ लिखा है, टीच चिल्ड्रन टू नेवर मिस यूज अदर कंप्यूटर एंड ईमेल आईडी टू हार्म अदर और डिफेम देम। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अमल में लाने के लिए। कभी भी किसी का हार्म करने के लिए किसी दूसरे का मेल आईडी आपको यूज नहीं करना है। डूज क्या क्या है, क्या करना चाहिए, डू यूज द इंटरनेट टू हेल्प योर नॉलेज एंड टू डू अ स्कूल वर्क। आपका जो काम है उसके लिए काम कीजिए और नॉलेज गेन करने के लिए इंटरनेट का यूज कीजिए। डू यूज द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करने के लिए इंटरनेट यूज कीजिए। डू यूज द इंटरनेट फॉर लिसनिंग द म्यूजिक, वीडियो, लर्निंग हाउ टू प्ले इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, यानी कुछ प्रोग्रेसिव काम करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए आप उसको यूज करते हैं तो इंटरनेट गलत नहीं है। डू यूज द इंटरनेट टू गेन नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एज में होना चाहिए कि आप गेन, एज खैर नॉलेज के लिए तो कोई एज नहीं होता, नॉलेज गेन करने के लिए इंटरनेट का आपको यूज करना है, उसके डिमेरिट को ध्यान नहीं देना है आपको। क्या नहीं करना चाहिए, डोंट यूज द इंटरनेट टू कॉपी द इंफॉर्मेशन एंड से इट इज योर ओन। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको किसी का कॉपी नहीं करना है। अगर आप किसी का कॉपी यूज करते हैं तो आप प्रॉपर बताइए कि हाँ ये हमने इनका कॉपी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी किसी का कॉपी किया हुआ इंफॉर्मेशन आपको यूज नहीं करना है। अगर करना है तो उसकी परमिशन से करना है और आपको बताना है कि नहीं भाई ये उसकी कॉपी की हुई चीज है। आप कॉपी में कोई चीज लिखते हैं, किसी का नकल मार के आपने लिख लिया, शुरू में बताया जाता है कि भाई वो नहीं करना चाहिए, और वही चीज इंटरनेट पर भी है कि कॉपी नहीं करना है आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है। डोंट यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद स्ट्रेंजर्स, कभी भी इंटरनेट का यूज अननोन पीपल से बात करने के लिए नहीं करना है आपको। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो आप यूज करते हैं, इसलिए नहीं करना कि स्ट्रेंजर से कोई नया मिल गया, आपने फेसबुक पे सर्च किया, कोई भी नाम एक सर्च किया और वहाँ पे आप उससे बात करने की कोशिश करने लगे या बात करने लगे, तो कभी भी आपको ये भरोसा नहीं करना है कि सामने वाला कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से कि आप जब भी इंटरनेट पे बात करें एकदम नोन पर्सन से ही बात करें, अननोन पर्सन से कोई भी कम्युनिकेशन आपको इंटरनेट पे नहीं करना है। डोंट यूज द इंटरनेट टू मेक स्ट्रेंजर्स एज योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से स्ट्रेंजर बन के बात नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिए। क्या हुआ, उसको फूल बनाना हुआ, तो ये काम आपको नहीं करना है। और ये सब जानकारी आपको तो रखनी ही है, आप अपने अगल बगल अपने दोस्तों को, अपने घर में अपने पेरेंट्स को, जो भी यूज़ करते हैं इंटरनेट का, ये सारा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है ताकि साइबर एथिक्स के बारे में सबको पता लग जाए। डोंट प्रिटेंड समवन एल्स एंड ट्राई टू फूल अदर्स, कभी भी किसी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ठीक है। वी शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज इंटरनेट वाइजली एंड सेफली। इंटरनेट यूज करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन किस लिए करना है, वाइजली करना है, सेफली करना है, नॉलेज गेन करने के लिए करना है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस, कॉपीराइट जो अभी हमने बात किया, कॉपीराइट का इंपॉर्टेंस क्या है या कॉपीराइट क्या होता है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पायरेसी, डुप्लीकेशन, इलीगल डाउनलोड्स, वायलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट गिव्स ऑथर्स, आर्टिस्ट्स एंड अदर द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फॉर यूजिंग देयर वर्क। कॉपीराइट किनको दिया जाता है, ऑथर्स को, जो किताब लिखते हैं ना, वो ऑथर्स को, कोई आर्टिस्ट है कि उन्होंने गाना लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को कॉपीराइट दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उनके परमिशन के बिना उन चीज़ों को यूज़ न करे, वो उनका कॉपीराइट हो गया। कोई इन्वेंशन होता है तो वो कॉपीराइट होता है कि भाई ये इनका इन्वेंशन है, कोई दूसरा उसके नाम से इनकम न करे या उसको यूज़ न करे। कॉपीराइट लॉज प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ओनर, जो ओनर है उसके अधिकार को प्रोटेक्शन देता है कॉपीराइट। ऑब्टेन द कॉपीराइट ओनर्स परमिशन, जब भी आप काम करें कुछ भी तो कॉपीराइट जिनका है उनका परमिशन लिए बिना काम नहीं करना है। शुड ऑलवेज गिव द सोर्स फ्रॉम विच यू कॉपीड, आपने अगर वो कॉपी किया है तो आपको हमेशा उनसे परमिशन लेना है और उसका सोर्स बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो सीडैक का कॉपीराइट हुआ है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका कॉपीराइट है और ये कंटेंट शेयर करते हैं और दूसरों को शेयर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंट हम शेयर कर देंगे आपको। लेकिन अगर देखो यहाँ पे साइबर क्राइम में कैसे चीज़ें होती हैं, बेंगलुरु दिल्ली टॉप साइबर क्राइम हुआ था यहाँ पे, उसका ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसमें। और देखो यहाँ कौन कौन सी धारा लग के साइबर क्राइम में, देखो यहाँ मेंटेन्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और टोटल ऑफ देख रहे हो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 21 करोड़ एंड 966 साइबर क्राइम केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 ड्यूरिंग 2007, 8, 9 एंड 10, 4 साल में 21 करोड़ केस दर्ज किए गए हैं। ऑल्सो टोटल ऑफ 32 करोड़ केसेस, हमको लगता है ये 3 3 6 एक साथ 32 करोड़ केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम सेक्शन IPC ड्यूरिंग 2007, 8, 9, 10 रेस्पेक्ट। 4 साल में सोचो इतने सारे साइबर क्राइम के केसेस दर्ज हुए, तो दिल्ली आपका टॉप था। तो अब तो ये तो पहले की बात थोड़ी है, अब क्या है 10 की बात है, अभी 10 साल और बीत चुका है। तो सारे जगह जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप इंटरनेट पे जो काम कर रहे हैं कहीं वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में तो नहीं आता है, या आपके कोई फ्रेंड्स ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी में रखना है। जब जानकारी होगा तो आप चीज़ों से बच पाएंगे गलत काम से। ठीक है, देखो ही सेड दैट टोटल ऑफ 15 करोड़ के आसपास होगा पर्सन वर अरेस्टेड अंडर IT एक्ट 2000। सोचो कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 15 करोड़ लोगों को अरेस्ट किया गया IT एक्ट 2000 के द्वारा। 2007 से 10, 4 साल में 15 करोड़ लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गंभीर बात है ये, और कितना आप लोगों को ध्यान से रहना है। अ टोटल नंबर ऑफ 429, 195, 260, 294 पर्सन वर अरेस्टेड अंडर साइबर क्राइम रिलेटेड सेक्शंस ऑफ IPC ड्यूरिंग 2007 एंड 10। तो 2007 से 10 के बीच का ये डाटा दिया गया है। आप चाहें तो रेगुलर यूज़ में ये डाटा देख सकते हैं, आपके पास सारा साइबर क्राइम का रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये कितना सीरियस मैटर होता है और क्यों हमें जानना चाहिए। अब पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते समय क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पब्लिक कंप्यूटर्स, मोस्ट ऑफ यूज़ पब्लिक कंप्यूटर्स, अभी तो थोड़ा कम हो गया जब से मोबाइल का एक्सेस बढ़ा है, तो उसमें भी ध्यान रखना है आपको कब यूज़ करना है। इमरजेंसी में या अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर में तभी यूज़ किया जाता है। और क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इसको जानना है कि आपका पर्सनल डाटा आपका वो एक्सपोज हो सकता है। कैसे हो सकता है ये आप देख लीजिए। जैसे देखो कैसे होता है, जैसे आप किसी पब्लिक सिस्टम या साइबर कैफ़े में जाते हैं, तो किस तरह से पब्लिक डाटा एक्सपोज होता है, आपका डाटा कैसे एक्सपोज हो सकता है वो आपको जानना चाहिए। तो किस तरह से होता है जब आप साइबर कैफ़े में जाते हैं या किसी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पब्लिक कंप्यूटर, तो की लॉगर से एक टर्म है, की स्ट्रोक लॉगिंग, ऑफन कॉल्ड की लॉगिंग। क्या होता है की लॉगिंग? बहुत सिंपल टर्म है, देखो, इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रैकिंग और लॉगिंग द कीज स्ट्रक ऑन अ कीबोर्ड typically in a convert manner so that the person using the keyboard is unaware that their action are being monitored. ठीक है, there are numerous key logging methods ranging from hardware and software based the electromagnetic and acoustic एनालिसिस। देखो की लॉगिन होता क्या है कि जब आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं, जैसे आपने किसी कंप्यूटर पे गए और वहां पे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, तो ऑब्वियस सा बात है पासवर्ड डालने के लिए आप की प्रेस करेंगे, तो जो की प्रेस आप करते हैं वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई अभी जो यूजर बैठा हुआ था उसने यूजर में ये की प्रेस किया और पासवर्ड के लिए ये की प्रेस किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड की लॉगर्स। ठीक है, जो भी आपने की प्रेस किया सारा वो रिकॉर्ड हो जाता है और वहां से वो फिर से देख सकता है कि क्या क्या उसने की प्रेस किया है। तो आपके बिहाफ में वो फिर से वो बैंकिंग का वेबसाइट खोल के जो आपने की प्रेस किया है वो की प्रेस करके आपका सारा डाटा ले सकता है या कोई ट्रांजेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। तो इसलिए भी पब्लिक कंप्यूटर में बैठे कीबोर्ड प्रेस करें तो आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप यूज़ करेंगे आज के डेट में कोई भी सेंसिटिव साइट, अगर बैंक की ही बात करें तो आप ध्यान देंगे कभी, या जो यूज़ करता है उनसे आप बात करेंगे तो ध्यान देंगे, एक आपके स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाता है जिसको कि माउस की मदद से आपको पासवर्ड टाइप करना रहता है। माउस की मदद से क्लिक करके, अगर आपका पासवर्ड AHD है तो पहले A क्लिक करेंगे, फिर S क्लिक करेंगे, फिर D क्लिक करेंगे। कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो उसको प्रीफर किया जाता है जो कि स्क्रीन वाला कीबोर्ड होता है। तो माउस की मदद से स्क्रीन वाले कीबोर्ड से यूजर आईडी पासवर्ड को टाइप करना प्रीफर किया जाता है, इसी की लॉगर की डर से। ठीक है,
तो आपको भी आगे से वही प्रीफर करना है। देखो, सॉफ्टवेयर बेस्ड की लॉगर होते हैं और हार्डवेयर बेस्ड की लॉगर होते हैं। तो आपके सिस्टम में अगर कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, और हार्डवेयर बेस्ड की लॉगर के लिए अलग से जहाँ पे कीबोर्ड का वायर लगता है वहाँ पे एक वायर लगा दिया जाता है, जिससे कि आपको वो सारा चीज़ वहाँ चला जाता है। वो आपको अभी हम दिखा देते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये कीबोर्ड जो लगता है पीछे, यहाँ पे वहीं पे देखो कीबोर्ड वायर से पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तो कीबोर्ड वाला वायर हो गया, और ये आपका वो डिवाइस है जो कि सारे की स्ट्रोक को आपके रिकॉर्ड कर लेगा और बाद में इसका मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हाउ टू डिटेक्ट की लॉगर, कैसे की लॉगर डिटेक्ट कर सकते हैं? तो आपको हमेशा अपडेटेड एंटी स्पाईवेयर यूज़ करना है। ठीक है, तो दूसरे का सिस्टम है भाई, तब तो आप उस पर डिपेंड हैं। अपने सिस्टम पे आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं एंटी स्पाईवेयर। अगर आप अच्छा एंटीवायरस लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। रन योर एंटीवायरस चेकर, इट इज़ पॉसिबल दिस विल पिक अप द की लॉगर ऑन योर सिस्टम। अगर की लॉगर कुछ होगा तो वो पता कर लेगा आपका। ठीक है, रन स्पाई बूट SND, दिस प्रोग्राम चेक्स द फॉर सम नोन की लॉगर्स। कुछ जो जाने पहचाने की लॉगर्स हैं, नए होंगे सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो पता लग जाएगा। प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम की लॉगर, यूज वर्चुअल कीबोर्ड। जो अभी हम कह रहे थे, जो स्क्रीन पे दिखाई देता है उसे कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करना चाहिए इस कीबोर्ड के जगह पर। आपको हमेशा इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी भी यानी आपको फ्री होके नहीं, कहीं भी गए अपना कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं, फेसबुक का पासवर्ड डाल दिया, बैंकिंग का पासवर्ड डाल दिया, अरे किसको क्या पता है, हम तो छिपा के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं और आपको ध्यान रखना है। खुद को भी सतर्क करना है और दूसरों को भी सतर्क करना है। ठीक है, ठीक है। सेफ्टी टिप्स क्या हो सकते हैं? अगर पब्लिक में आपको यूज़ करना ही पड़ गया कंप्यूटर, तो डोंट सेव योर लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन। कई बार होता है ना, मोबाइल में यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और रिमेंबर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, चाहे कंप्यूटर में आप यूज़ करेंगे तब भी आता है। तो कभी भी आपको रिमेंबर पासवर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लीजिए कि आप उठ के गए और दूसरा कोई वही लॉगिन करता है और पासवर्ड रिमेंबर रहेगा, तो वो ओके करते ही वो पासवर्ड फिल हो जाता है और लॉगिन हो जाता है। तो आपको कभी भी सिस्टम पर पासवर्ड रिमेंबर वाला लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन रिमेंबर नहीं करना है, सेव नहीं करना है। डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड विथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई भी चीज़ ऐसा लिखा हुआ नहीं छोड़ना है जो कि दूसरा पढ़े तो आपका नुकसान हो सके या आपकी प्राइवेसी जा सके। डिसेबल द फीचर्स दैट स्टोर्स पासवर्ड। वो फीचर ही डिसेबल कर दीजिए जो कि पासवर्ड स्टोर करता है, ताकि ना पूछेगा ना स्टोर होगा। इरेज योर ट्रैक्स। कभी भी आप जाइए तो वहाँ सब ट्रैक इरेज कर दीजिए, अपना सब कुछ डिलीट कर दीजिए, ताकि पता ही ना चले कि किसी ने क्या, आपने उस पब्लिक कंप्यूटर पे क्या चीज़ यूज़ किया था। डोंट एंटर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ पब्लिक कंप्यूटर। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है या यूज़ नहीं करना है पब्लिक कंप्यूटर पे। फोर्स साइबर कैफे ओनर टू एलोकेट योर कंप्यूटर लोडेड विथ अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करें साइबर कैफे में या पब्लिक जगह पे, तो आप ये देख लें कि वहाँ पे प्रॉपर एंटीवायरस अपलोडेड है या नहीं है। इसी क्रम में आपको अब कई सारे रेलवे स्टेशंस पे फ्री मिलते हैं, आपको वहाँ पे फ्री वाईफाई मिलते हैं। तो वो फ्री वाईफाई आपको कभी यूज़ नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए फिर से। आपको फ्री का वाईफाई कहीं भी मिलता है, आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप फ्री का वाईफाई अगर यूज़ करते हैं, उसके वाईफाई से अपना मोबाइल चलाते हैं, तो हमेशा आप रिस्क में रहते हैं कि आपका डाटा जा सकता है, वो फेच किया जा सकता है, वो स्टोर किया जा सकता है, डाटा आपका सेफ नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी थोड़े से लालच में आके आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना है। प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कीलॉगर, यूज वर्चुअल कीबोर्ड। जो हमने पहले भी कहा आपको वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना है। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है? जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। बिल्कुल सारे जितने भी बैंकिंग के हैं और भी जितने सेंसिटिव वेबसाइट्स हैं, वो सारे अगर यूजर आईडी पासवर्ड इनपुट करना है, फेसबुक वगैरह में तो नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत सारे साइट्स जो कि और सेंसिटिव हैं, वो आपको वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन देते हैं और उसी का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक पब्लिक कंप्यूटर को देखने की बात। अब ईमेल एंड इट रिस्क थोड़ा सा देख लेते हैं। ईमेल क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूज किस लिए होता है? एक्सचेंजिंग मैसेजेस एनी टाइम एनीवेयर, सेंडिंग द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल एट सेम टाइम। किस लिए यूज होता है भाई? सेम मैसेज अगर सेवरल पीपल को भेजना है तो उसके लिए हम ईमेल का यूज़ करते हैं, और कुछ फाइल्स ट्रांसमिट करने फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल यूज़ करते हैं हम ईमेल, जिसका @gmail.com @yahoo.com। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ईमेल आईडीज बन सकते हैं। ठीक है, ईमेल विद अटैचमेंट।
करते हैं हम ईमेल के साथ कोई फाइल अगर हम अटैच करते हैं उसको कहते हैं ईमेल विद अटैचमेंट्स। में हैव वायरस, अटैचमेंट में वायरस हो सकता है, इसको ध्यान रखिए हमेशा। फेक ईमेल हो सकता है, स्पैम हो सकता है, लॉटरी मेल्स आ सकते हैं। इन सबको खोलने से पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई ये लॉटरी लगा है, आपका जॉब ऑफर आया हुआ है आपको। तो ये जो ऐसे लुभावने जो रहते हैं सब्जेक्ट्स, उनको देख के हम बहुत जल्दी उस मेल को खोल लेते हैं और उन सारे मेल में वायरस हो सकता है जो कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रेडेटर, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि कुछ आपको उकसाना, आपके लिए गलत बातों का प्रयोग करना, इन सब बातों को साइबर बुलिंग की श्रेणी में रखा जाता है। आप गूगल करेंगे तो आपको और डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा। ईमेल्स रिस्क क्या क्या होते हैं, देखो स्पैम मेल आ सकता है, जंक मेल आ सकता है, फिशिंग मेल। फिशिंग मेल क्या होता है? फिशिंग मेल मतलब आपके डाटा को लेने के लिए प्रयास कुछ किया गया है मेल के द्वारा, दैट आर कॉल्ड फिशिंग मेल्स, ठीक है। चेन मेल्स यानी एक साथ कई लोगों को जा रहा है। ऑफर मेल, कुछ ऑफर आया है आपको। अटैचमेंट विद वायरस फाइल, डबल एक्सटेंशन फाइल। एक्सटेंशन अगर थोड़ा थोड़ा याद होगा, हमने बताया था एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है, एक्सेल का .xls होता है। इसी तरह कहीं आपको दिखाई दे .xls दो बार दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो वायरस फाइल है और उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। डबल एक्सटेंशन फाइल को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पैम क्या होता है? इट इज़ एन अनसॉलिसिटेड ईमेल। स्पैम में क्या क्या हो सकता है? मालवेयर हो सकता है, हॉक्सेस हो सकते हैं, फिल अप योर इनबॉक्स का आपके पास आ जाएगा कि भाई वो कीजिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो सारे मेल रहेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान है, कोई काम का मेल नहीं होगा वो, आपको बस आपको शॉर्ट में ये समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पैम्स क्या क्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपके भी मेल आईडी बनाया हुआ है और आपने बनाया होगा तो ये सारे मेल आपको दिखाई देते होंगे। यहाँ तो अमेरिकन ऑनलाइन लॉटरी दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और दिखाई देता होगा। और आप ऑब्वियस सा बात है 2-3 दिन बाद अगर आप मेल खोलेंगे तो आपको लॉट्स ऑफ ईमेल वहाँ पे दिखाई देंगे जो कि किसी काम के नहीं होते हैं। तो इन सब मेल को खोलने से पहले आपको ध्यान रखना है, या तो खोलना ही नहीं है, आप ऐसे ही डिलीट कर दीजिए, ज़्यादा हो। फिर भी आपको लगता है तो अटैच फाइल अगर कुछ है तो उसको डाउनलोड करने में 100 बार सोच के ही आपको काम करना है। ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए, आपके मोबाइल की सेफ्टी के लिए है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाउ डू स्पैमर्स गेट योर ईमेल? स्पैमर्स कैसे आपका मेल पता करते हैं? तो पब्लिशिंग ईमेल एड्रेस आपने कहीं पब्लिश किया हुआ है, स्पैमर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, वहाँ से उनको मिल जाता है, ठीक है। बाय योर ईमेल एड्रेस, किसी कंपनी से वो बाय कर, जैसे ट्रू कॉलर आप यूज़ करते हैं, ट्रू कॉलर में आपने अपना मेल ID दे दिया, अपना नंबर दे दिया, तो ट्रू कॉलर के ने उसको बेच दिया किसी कंपनी को, तो सारा कॉन्टैक्ट डिटेल उस कंपनी को मिल गया और वो कंपनी फिर सारे लोगों को भेज रहा है, ठीक है। स्पाईवेयर ओपनिंग अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेस, इसीलिए हमने कहा आपको अननोन सोर्स का अटैच, जिसको आप मेल नहीं जानते कि किसका मेल है, तो खाली खोल के चेक नहीं करना है। अगर आपको लगता है नहीं इसे हम बिल्कुल नहीं जानते और ये गड़बड़ लग रहा है, एकदम मेल हटा दीजिए। अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो आपको आपसे वो पर्सनली कांटेक्ट करेगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखना है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? लिमिट हु गेट्स योर ईमेल, कौन कौन आपको ईमेल कौन कौन पाएगा आपका। पर्सनलाइज द स्पैम सेटिंग को आप कर सकते हैं, कैसे करते हैं ये आप गूगल में जाके देखेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा। स्पैम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कम से कम स्पैम आए या ना आए आपके में। यूज़ ईमेल विथ एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस अगर आप करते हैं तो वो सारा काम हो जाता है। डिसेबल ग्राफिक्स फॉर अननोन सेंडर्स, ठीक है, ये होता है आपका जब मेल कभी दिखाएंगे तो आपको दिखा देंगे। ओनली इनेबल ग्राफिक्स फ्रॉम सेंडर यू ट्रस्ट, जो आपके ID सेव हैं उन्हें ग्राफिक्स दिखाई दे, तो इनसे आप थोड़े हद तक आप बच सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिशिंग हमने बताया था ना कि कैसे क्या होता है फिशिंग, अभी कि आपका कोई डिटेल लेना चाहे। देखिए ईमेल सेंट बाय ऑनलाइन क्रिमिनल्स टू ट्रैक यू इनटू गोइंग टू फेक वेबसाइट एंड रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके सामने फेसबुक एक आप यूज़ करते हैं, आपको कहीं और लिंक मिल गया फेसबुक का और सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही लोगो बना हुआ है, और यूज़र ID पासवर्ड आपने ये समझ के डाल दिया कि अरे ये तो फेसबुक था, और जैसे ही आपने यूज़र ID पासवर्ड डाल दिया वो चला गया उसके सॉफ्टवेयर में, यानी दिख तो सेम फेसबुक की तरह था लेकिन वो एक्चुअली फेसबुक था नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कभी आप ऐप भी इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे एक ही तरह कई ऐप दिखाई देता है आपको, तो आपको पहचानना जरूरी है कि क्या इसमें ओरिजिनल है और क्या फेक है। अगर आपने फेक को डाउनलोड कर लिया तो वो सारा डिटेल आपका ले लेगा और उसका मिसयूज करेगा। तो कभी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो आप फेक और रियल में थोड़ा फर्क जरूर कर लें। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द
criminally fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password and credit card details by misquoting as a trustworthy entity in an electronic communication। इसमें बता रहे हैं कि ये एक क्रिमिनली फ्रॉड तो है ही है ये काम करना, लेकिन फिर भी ये काम किया जा रहा है क्यों? अपने लाभ के लिए, कि आपका यूजर आईडी डिटेल या क्रेडिट कार्ड का डिटेल या बैंक का डिटेल उसको मिल जाता है तो ट्रांजेक्शन करके वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। तो ये फिशिंग को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इससे सतर्क रहना है, कहीं आप तो फिशिंग के जाल में, कहीं जाल में आप तो नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, ईमेल सेंड बाय ऑनलाइन क्रिमिनल्स, ये तो हो गया आपका। ठीक है, देखो जैसे फिशिंग कैसे होता है आपको पता है, google.com का इसमें GOOGLE होता है। देखो यहाँ G00GLE लग तो रहा है गूगल ही, लेकिन इस साइट को ओपन करके आप काम करने लगे तो वो क्या होगा, सारा डाटा आपका उसके पास चला जाएगा। याहू देखो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, जीमेल में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो एक झटके में आपको लगेगा अरे ये तो जीमेल ही है, तो आपने ओपन कर लिया और फटाफट यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, लेकिन जीमेल की जगह ये तो Gmail1 था तो उसमें आपका चला गया। तो हमेशा जब भी साइट देखिए, तो जैसे नहीं होता है एडीडास की जगह एबीडास हो जाता है तो वो कंपनी दूसरी हो जाती है। तो यहाँ अमेजन में देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको पता है अमेजन है, आपने ये वाला अमेजन खोल लिया और आपको सब कुछ सेम दिखाई देगा अंदर, आपने शॉपिंग कर लिया, आपने पूरा पेमेंट कर दिया, सब कर दिया, बाद में पता लगा अरे ये तो अमेजन नहीं था, ये तो वो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कभी भी शॉपिंग करते समय या कोई भी आप यूज़ करते समय हमेशा ध्यान रखिए कहीं आप ट्रैक में तो नहीं फंस रहे हैं या कहीं फिशिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं आप। डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स, इन सम केसेस डूइंग सो मेनी कॉज malicious software to be downloaded to your computer or they may tempt you to leak your personal information for misuse। क्योंकि जैसे ही आप इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हो सकता है इनके साथ कुछ हिडन फाइल्स आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में आ जाएं और वो सारे डाटा या सारा आपका एक्टिविटी पे नज़र रख सकें। ठीक है, तो ये कुछ आपके फिशिंग के डिटेल्स थे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें और आपसे करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।